Welcome back to you all in next and last part of this video जिसमें हम डैम साइट सिलेक्शन डिस्कस कर रहे थे। पिछले पार्ट में हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का इफेक्ट देख रहे थे डैम साइट सिलेक्शन में, और स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में शेयर जोन और डिप एंड स्ट्राइक का इफेक्ट हमने देखा था डैम साइट सिलेक्शन में, कि किस तरह का डिप और स्ट्राइक हमारे लिए फेवरेबल है एक स्टेबल डैम स्ट्रक्चर के लिए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोल्ड्स और जॉइंट्स, उनका क्या इफेक्ट रहेगा। शुरुआत करते हैं फोल्ड्स से। फॉल्ट्स आर द मोस्ट ट्रबलसम if they are encountered across the length of the dam. The fault zones causes the following troubles. जो फॉल्ट जोन है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर हमने उसको इग्नोर किया तो, और किस तरह वो नुकसान कर सकता है वो ये है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सील द फॉल्ट जोन्स टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एट द रीजनेबल कॉस्ट। जो फॉल्ट जोन है उसको सील करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम काफ़ी हद तक उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कमियां रह सकती हैं कि पानी का लीकेज हम ना रोक पाएँ। रॉक्स में वेदर अप टू अ ग्रेट डेप्थ along the fault zone. This require digging and scraping of the weathered rock and refilling the trench with concrete. अब हमें अगर उसका ट्रीटमेंट करना ही है तो फॉल्ट जोन में क्या है कि जो उसकी रॉक्स के बीच में जो डिसइंटीग्रेशन है बहुत ज़्यादा गहराई तक हो सकता है वो वेदरिंग उसकी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम उसको पूरा खोदें, स्क्रैप करें, उसका उसका पूरा सामान जितना भी उसका मटेरियल है उसको बाहर निकालें, उसकी वापस रीफिलिंग करें कंक्रीट से, एक बेहतर ऑप्शन से उसकी वापस रीफिलिंग करें। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि फॉल्ट जोन पूरी तरह ट्रीट ना हो और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंटेंसिव ग्राउटिंग में बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन, और इसके लिए इंटेंसिव ग्राउटिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटा कॉजिंग रीओपन द फॉल्ट फिशर्स एंड रप्चर्स द डैम में टेक प्लेस। ऐसी जगह जहां हमने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर दिया है फॉल्ट का और वहां हम डैम बनाते हैं, और फ्यूचर में कभी अगर अर्थक्वेक आता है तो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो फॉल्ट जोन का जो फिशर एरिया था वहाँ स्ट्रेटा जो है वापस रीओपन हो सकती है, जिससे कि डैम रैप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हैंस इट इज़ बेटर टू अवॉइड फॉल्ट जोन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। इसलिए यही कहा जाता है कि अगर आपकी जियोलॉजिकल स्टडी के दौरान यह पाया जाता है कि उस ये पर्टिकुलर एरिया में फॉल्ट जोन है चाहे वह कम ही हो, तो ऐसे एरिया को, ऐसी साइट को हमें भूलकर नेक्स्ट साइट की तरफ बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर डैम। नेक्स्ट है फोल्ड्स। द इफेक्ट ऑफ फोल्ड्स ऑन द रॉक आर shattering and jointing along the axial plane, stressing of the limbs। जब फोल्ड्स किसी रॉक में होते हैं तो शटरिंग एंड जॉइंटिंग अलोंग द एक्सियल प्लेन हम देखते हैं, और लिम्स की तरफ स्ट्रेस भी होता है। इन द सिंक्लाइनल रीजन डैम्स प्लेस्ड ऑन द अपस्ट्रीम लिम्स हैव अ रिस्क टू लीकेज फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द डैम। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अगर किसी सिंक्लाइनल रीजन में हम इस डैम को बनाते हैं तो यहाँ इस जो एक ये फोल्ड्स दिखाई दे रहा है तो इसमें कुछ जॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं इसके लिम्स में, और इनकी मदद से यहाँ से वाटर लीकेज पॉसिबल है, और वाटर लीकेज होगा तो हमारा डैम का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। और अल्टीमेटली अगर ये लीकेज बहुत ज़्यादा होता है और जिससे ये फाइनली डैम को भी नुकसान पहुंचा सकता है, स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फोल्ड्स की भी प्रॉपर स्टडी करना ज़रूरी है और उसका भी ट्रीटमेंट किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जॉइंट्स।
नो साइट्स आर टोटली फ्री फ्रॉम जॉइंट्स। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कहीं पर भी आप जाके रॉक्स में देखें कि वहाँ पे कोई जॉइंट्स ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर साइड्स पे कुछ ना कुछ जॉइंट्स होते हैं, ज़रूरत है उन्हें ट्रीट करने की, इग्नोर उन्हें भी नहीं किया जा सकता। दे मे कॉज लीकेज ऑफ वाटर एंड मे आल्सो बिल्ड अपलिफ्ट प्रेशर एट द बेस ऑफ द डैम। अब इन जॉइंट्स की मदद से वाटर का लीकेज हो सकता है, और जब उसमें से वाटर लीक होगा, वाटर फ्लो होगा, तो इसकी वजह से एक प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है, अपलिफ्ट प्रेशर एट द बेस ऑफ द डैम। ड्यूरिंग डिटेल्ड मैपिंग ऑफ द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, the geometry of joints, their intensity, nature, and continuity with the depth must be studied along with their effect on site rocks. सॉरी, जब हम डिटेल्ड मैपिंग कर रहे हैं किसी उस साइट की कंस्ट्रक्शन से पहले, तो हमें जॉइंट्स की ज्योमेट्री, उनकी इंटेंसिटी, उनका नेचर, और वो कितने डेप्थ तक गए हुए हैं जॉइंट्स, इन सब की स्टडी करनी चाहिए अच्छी तरह से, और उसका इफ़ेक्ट क्या है रॉक्स पे, उसको भी हमें देखना चाहिए। और जब हमने उन रॉक्स जॉइंट्स को देख लिया, तब उसकी रेमेडी क्या है। प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स सच एज ग्राउटिंग मस्ट बी टेकन। अब जॉइंट्स की क्या रेमेडी हो सकती है कि हम उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग कर दें, जिससे वो जॉइंट्स कुछ हद तक बंद हो जाएं। माइक्रो जॉइंट्स आर आल्सो टू बी एस्टेब्लिश्ड विद ग्रेट केयर एज दे मे आल्सो कॉज सीरियस रिस्क। अब जॉइंट्स के साथ साथ माइक्रो जॉइंट्स, अब माइक्रो जॉइंट्स मतलब जो छोटे लेवल के जॉइंट्स हैं, जो काफ़ी बारीक जॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। पानी के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, बाल जितनी जगह भी होगी तो उससे पानी अगर एक बार रिसना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वो अपनी स्पेस बना के उस जॉइंट्स को बड़ा कर सकता है। तो बेटर है कि माइक्रो जॉइंट्स को भी हम नोट करें, कहाँ पर हैं उसको लोकेट करें और उसका रेमेडी करें। माइक्रो जॉइंट्स ने भी इतिहास में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ सीरियस रिस्क प्रोवाइड किए हैं, जितना नुकसान करवाया जाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है माइक्रो जॉइंट्स प्रेजेंट इन द फाउंडेशन एंड एब्यूटमेंट रॉक्स लाइमस्टोन ऑफ सलाल डैम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कॉज्ड कंसिडरेबल डिफिकल्टीज इन ट्रीटमेंट। सलाल डैम जहाँ लाइमस्टोन था बेसमेंट में, और एब्यूटमेंट में उस लाइमस्टोन में कुछ माइक्रो जॉइंट्स थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी का लीकेज शुरू हो गया, और उन माइक्रो जॉइंट्स को बाद में भरना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह अलग अलग जो रॉक के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जो पाए जाते हैं, उनकी ध्यान में रखते हुए किस तरह साइट का हमें सिलेक्शन करना है किसी डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होंगे और आप इस टॉपिक को समझने में सहायक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।